नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोक पर्व इगास बग्वाल पर धामी सरकार ने सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। इगास बग्वाल पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। 4 नवंबर को अवकाश का ऐलान किया गया है। सीएम धामी की घोषणा के बाद शासनादेश जारी कर दिया गया है। दिवाली के 11 दिन बाद लोक पर्व इगास बग्वाल सरकारी छुट्टी पर। सरकार का बयान, इस त्योहार को सभी लोग धूमधाम से मनाएं, नई पीढ़ी को भी इस त्योहार से जोड़ें। इगास बग्वाल पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से, और उन्होंने कहा युवाओं को जोड़ें और उन्हें उनकी संस्कृति के बारे में बताएं। 4 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है धामी सरकार की ओर से। दिवाली के 11 दिन बाद लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया जाता है। हमारे साथ सहयोगी हितेश जुड़े हैं। हितेश, 4 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रखने की बात कही गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से, लेकिन इगास बग्वाल आखिर क्या है, किस तरह से ये लोक पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में? जो अवकाश है वो सार्वजनिक कर दिया गया है। 4 नवंबर को इसका सार्वजनिक अवकाश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कर दिया गया है, क्योंकि दीपावली के बाद से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी जाती है। उत्तराखंड का यह लोक पर्व है और दीपावली की तरह ही इस त्योहार को मनाया जाता है। दीपावली के 11वें दिन यह त्योहार मनाया जाता है। जो प्रवासी जो बाहर रहते हैं वो भी अपने उत्तराखंड आकर, अपने घर आकर दीपावली की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये भी एक दीपावली की तरह ही एक इगास बग्वाल का जो त्योहार होता है और सभी लोग अपने घर आते हैं, तैयारियां करते हैं, मिठाइयां बनाते हैं और पूरे रंग रूप के साथ इस त्योहार को उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। जी बिल्कुल हितेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर काशीपुर में सराफा कारोबारियों को कनाडा से धमकी भरे कॉल आने के बाद व्यापारियों में दहशत है। सराफा व्यापारियों ने व्यापार मंडल पदाधिकारियों के साथ जाकर एसपी काशीपुर से मुलाकात की और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। गौरतलब है कि काशीपुर में बीते दिनों खनन व्यवसायी महल सिंह हत्याकांड के तार कनाडा से जुड़े होने के बाद पुलिस ने कड़ी मेहनत करते हुए हत्याकांड से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कामयाबी हासिल की थी। वहीं एक बार फिर से कनाडा से आई धमकी भरे फोन कॉल ने पुलिस के लिए सरदर्द बढ़ा दिया है। मैं अपनी शॉप पर बैठा था, वहाँ मुझे कनाडा के नंबर से फोन आता है कि मैं गोल्डी बरार बोल रहा हूँ, तो गुरु ज्वेलर्स से बोल रहा है ना। मैंने कहा हाँ। कह रहा तू 50 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को शूट कर देंगे। उसके बाद मैंने फोन काट दिया। उसके बाद उसने 4-5 बार और फोन करा, जो मैंने उठाया नहीं, और इसका संज्ञान मैंने कोतवाल साहब को भी आके दिया। हम चाहते हैं इस प्रकरण का खुलासा करा जाए और जो भी इस प्रकरण में आगे है, जो इसमें अपना हमें परेशान करना चाह रहा है, उसका खुलासा करा जाए, उसे गिरफ्तार करें। सहयोगी हितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, देखिए धमकी भरा कॉल आया है कनाडा से और सबसे अहम चीज है गैंगस्टर गोल्डी बरार के नाम पर कॉल किया गया है। ऐसे में व्यापारियों की चिंता जो है वो भी लाजमी है। फिलहाल पुलिस की ओर से क्या आश्वासन दिया गया है? से कनाडा से जसपुर के व्यापारियों को फोन किया जाता है, उनसे रंगदारी मांगी जाती है, 50-50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जाती है। उसके बाद में लगातार जसपुर से लेकर देहरादून के जो व्यापारी है उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। वो लगातार अधिकारियों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब से पहले सौरभ बहुगुणा को जान से मारने की धमकी दी गई थी, उनके नाम की सुपारी दे दी गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्राइम कैपिटल उत्तराखंड बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं चाहे धमकियां हो, चाहे मर्डर हो, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, तो चारों तरफ से ही उत्तराखंड के अंदर इस तरह के कारनामे हो रहे हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। जी हितेश, ये समझना चाहेंगे कि अब से पहले देखिए कई सारी ऐसी क्राइम की घटनाएं हो चुकी हैं जिसको लेकर उत्तराखंड का आपने भी जिक्र किया, क्राइम कैपिटल बन रहा है, लेकिन ऐसे में व्यापारियों के अंदर अगर सुरक्षा का भाव नहीं रहेगा तो व्यापार कैसे होगा, काम कैसे करेंगे, और अगर काम नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। यानी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन को सख्त होने की भी जरूरत है।
जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग होता है यही एक कमाई का एक आम जरिया होता है, यही बीच की कड़ी होती है। और ये घटना कोई नई नहीं है, क्योंकि अमूमन व्यापारियों को धमकियां मिलती रही है, रंगदारियों के लिए कॉल आते रहे हैं, चाहे पश्चिमी यूपी की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें। क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है, दिल्ली इन लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में अगर इनको सुरक्षा नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल हितेश, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। जल्द शुरू होगा दून अस्पताल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बड़ी खबर आपको बता दें, घर बैठे ऑनलाइन मिलेगा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ये नई सुविधा दी गई है। इसी सप्ताह से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया जाएगा। दून अस्पताल से दूर रहकर भी अब पर्चा बनवा सकेंगे। पहले पंजीकरण के लिए लगती थी लंबी लाइनें, मरीजों और तीमारदारों को लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ओपीडी में सीधे डॉक्टर के पास पहुंच सकेंगे मरीज। और इसके लिए दून मेडिकल कॉलेज में अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, यानी आप ऑनलाइन घर पर बैठकर ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले पाएंगे। अब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको अस्पताल में लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। दून अस्पताल में दूर रहकर भी आप डॉक्टर का पर्चा बनवा सकेंगे। पहले पंजीकरण के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। सहयोगी हितेश हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, देखिए, जैसे ही ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा तो लंबी कतारों में जो लगना पड़ता था मरीजों को, तीमारदारों को, उनके लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। अब सीधा पर्चा जो है वो बनवा सकते हैं घर बैठे बैठे। जी बिल्कुल, देखिए जो राजधानी का जो सबसे बड़ा अस्पताल है दून मेडिकल कॉलेज, अब अत्याधुनिक तकनीकी से लैस हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आशुतोष चाना, उन्होंने क्रांति स्थापित की है दून मेडिकल कॉलेज के अंदर। क्योंकि करोड़ों रुपए के जो संसाधन अस्पतालों में लगाए गए, उन्हें इंस्टॉलमेंट किया गया है, चाहे वो MRI की मशीन हो, चाहे वो एक्सरे की मशीन हो, चाहे वो कैथ लैब हो, चाहे वो पैथ लैब हो। कई ऐसी प्रकार की हाईटेक मशीनें उनके नेतृत्व में यहाँ पर लगाई गई है। और जिस तरीके से पंजीकरण की अगर हम बात करें तो दूर दराज से आने वाले, सुदूर क्षेत्रों से आने वाले, दुर्गम से आने वाले मरीजों को अब यहां पर आकर पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। वो अपने घर बैठकर डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, वो घर बैठकर ही पंजीकरण कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो डॉक्टर हैं, प्राचार्य हैं आशुतोष चाना, उनको पूरे उत्तराखंड के जो 5 मेडिकल कॉलेज है उनकी भी जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल हितेश, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में अब 10 साल पुराने ऑटो और विक्रम बाहर हो जाएंगे। 31 मार्च के बाद 10 साल पुराने ऑटो अब सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। 10 साल पुराने ऑटो और विक्रम बाहर कर दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, 31 मार्च तक पुराने ऑटो और विक्रम होंगे ऑफ रोड। प्रदेश भर में पुराने ऑटो और विक्रम को बाहर किया जाएगा। हरिद्वार, ऋषिकेश और रुड़की में भी इन्हें बाहर किया जाएगा। प्रदूषण की बदहाल स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश, धामी सरकार का पर्यावरण को लेकर यह अहम फैसला है। पर्यावरण को लेकर यह अहम फैसला लिया गया धामी सरकार की ओर से। प्रदूषण की बदहाल स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश, धामी का पर्यावरण को लेकर यह अहम फैसला है। 10 साल पुराने ऑटो अब सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। ऑटो और विक्रम दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 10 साल पुराने ऑटो अब उत्तराखंड की सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। प्रदूषण की बदहाल स्थिति को कंट्रोल करने की ये कोशिश। उधर हरिद्वार में डेंगू का कहर जारी है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण ज्यादातर मरीज बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल का रुख कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो बेहतर सुविधाएं उन्हें सरकारी अस्पताल से मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रही है। वहीं लक्सर के बसेड़ी गांव में सैकड़ों लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं और उनसे 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के मामले में साफ नजर आ रही है। आइए दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट।
डेंगू का कहर लगातार जारी है। इस वक्त मौजूद हैं हम लक्सर के एक कूड़ा करकट के इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाने की कोशिश करें। ये लक्सर नगर पालिका के अंडर में यह जमीन आती है, सरकारी जमीन है। और हालांकि अगर बात करें लक्सर की, तो इस वक्त हम लक्सर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर कूड़ा बीनने वाले भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर कितना कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हालांकि अगर बात करें लक्सर नगर पालिका से सटे हुए गांव की, बसेड़ी गांव यहाँ पर पड़ता है, उसमें लगभग 200 व्यक्ति जो हैं डेंगू के प्रकोप में आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल नगर पालिका पर खड़ा होता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सिंगल यूज, कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह सिंगल यूज प्लास्टिक का यहाँ पर उपयोग हो रहा है और वो कूड़े में यहाँ पर आकर पहुँच रही है। कूड़ा बीनने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को दोबारा से रिसाइकल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा नगर पालिका पर यह भी खड़ा होता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक आखिर यूज कैसे हो रही है। तो सवाल ये भी बनता है कि डेंगू के प्रकोप के चलते इतना बड़ा जनता के साथ रिस्क क्यों लिया जा रहा है। अपने सहयोगी राहुल के साथ अनिल सैनी, न्यूज इंडिया, लक्सर। लक्सर तहसील दिवस में जन सुनवाई के दौरान हरिद्वार के डीएम का अधिकारियों पर सख्त रवैया देखने को मिला। इतना ही नहीं, एक किसान संगठन के नेता को डीएम ने गलत तथ्यों के आधार पर शिकायत करने पर जमकर फटकार लगाई। वहीं हरे पेड़ काटे जाने की शिकायत के बावजूद वन विभाग के अधिकारियों को भी तत्काल वन अधिनियम के तहत कार्रवाई का आदेश हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे ने जारी किया। इसके अलावा खानपुर क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते आंकड़े और रास्ते पर दूषित पेयजल की रोकथाम के लिए खंड विकास अधिकारी को तत्काल पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करने का अल्टीमेटम डीएम ने जारी किया। चकबंदी विभाग से जुड़ी शिकायतों का पुलिंदा देखकर डीएम विनय शंकर पांडे चकबंदी अधिकारी पर भड़क उठे। कुल मिलाकर डीएम का ये सख्त रूप लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए, जन सुनवाई के दौरान डीएम साहब सख्त नजर आए हैं। देखिए चारुल, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हरिद्वार जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने एक जनता दरबार लगाया और उसमें स्थानीय लोगों की समस्या सुनी। हालांकि इतना ही नहीं, अधिकारियों के ढीले रवैये और जो किसान संगठन के नेता हैं उन्हें गलत तरीके से जो मामला था उसको यहाँ पर दर्शाया गया, जिसके बाद जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने एक सख्त रवैया यहाँ पर दिखाया। हालांकि लगातार ही हर हफ्ते यहाँ पर एक जनता दरबार लगाया जाता है, उसमें आसपास के क्षेत्र की समस्या सुनी जाती है। हालांकि यहाँ पर सैकड़ों लोगों की समस्या सुनी और लगातार ही हर हफ्ते इस तरह के दरबार लगते रहेंगे। चारुल, संजय, ये समझना चाहेंगे कि इस दौरान ये जो जनता दरबार लगाया गया जिसमें जन समस्याओं को सुनते हैं, तहसील दिवस में जब सुना जाता है डीएम साहब की ओर से, क्या क्या ऐसे मामले सामने आते हैं? प्रमुख शिकायतें किस तरह की मिल रही हैं? देखिए चारुल, लगातार ही हरिद्वार जिले की अगर बात की जाए तो तमाम ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए या फिर शहरी क्षेत्र की बात की जाए, तमाम जो लोग होते हैं अपनी अपनी समस्या लेकर जिला अधिकारी के दरबार पहुंचते हैं, लेकिन उनकी फिर भी समस्या नहीं सुनी जाती है। ऐसे में लगातार ही हरिद्वार जिला अधिकारी ने एक फैसला लिया है कि हर हफ्ते तमाम जगहों पर एक तहसील दिवस के रूप में एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें तमाम समस्याओं को सुना जाएगा। हालांकि ताजा मामला हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र का है। यहाँ पर एक तहसील दिवस के कार्यक्रम में जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे पहुंचे और यहाँ पर जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को सुना गया। इतना ही नहीं, जो कुछ लोगों की आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बिल्कुल। राजधानी देहरादून में डेंगू के हाहाकार की तर्ज पर अब हरिद्वार के लक्सर में भी डेंगू गंभीर रूप धारण कर चुका है। बसेड़ी खादर गांव में डेंगू के प्रकोप के कारण दूसरी मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक सिस्टम की बुनियाद पर संदेह खड़ा कर रहा है। वहीं हरिद्वार डीएम ने कहा कि डेंगू जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। डीएम विनय शंकर पांडे ने जनता को अपील कर जन सहयोग की अपेक्षा की। ये नहीं कह सकता कि सिस्टम पूरी तरह से फेल है। देखिए, डेंगू एक ऐसी बीमारी है कि ये सामूहिक जिम्मेदारी सबकी है। लगातार इस बात का प्रचार प्रसार किया जाता है और लोगों को अच्छी तरह से पता है कि पानी घर पे जमा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में पुराने टायर, कूलर
आप इस्तेमाल कर रहे हो, गमले रखे हो, वहां पर आप पानी डाल रहे हो, अगर आपने उसको नहीं बदला है, लार्वा पनप रहा है, तो ये सबके लिए खतरे का सबब बन जाता है। प्रशासन की तरफ से प्रचार प्रसार किया जाता है, जैसे कहीं पर केस की सूचना मिलती है, वहां पर पूरी मेडिकल की टीम जाती है, लार्विसाइडल का छिड़काव होता है, यथासंभव उनको मदद की जाती है। लेकिन आप आज इतने चैनल के लोग हो, आपके माध्यम से मेरी अपील है पूरे क्षेत्र के लोगों से कि आपको अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। हम तो साथ में खड़े ही हैं, जो हमसे बन पड़ेगा प्रशासन से, हम तो 24 घंटे सेवा में हैं। सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए, डेंगू की रोकथाम, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो तैयारियां की जा रही हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं, लेकिन जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। देखिए चारुल, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में जिस तरह से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि ताजा मामला हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र का है, जहां पर डेंगू से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। जिस तरह से बीते दिनों हमने देखा है कि देहरादून में लगातार डेंगू के मामले आए दिन सामने आ रहे थे, अब उसी तरह हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो डेंगू के मामले हैं वो आए दिन सामने आ रहे हैं। जिसके बाद लगातार हरिद्वार जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने जनता से अपील की है कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं भी कर सकते हैं, आप अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें, अगर दूषित पानी कहीं आपको दिखाई देता है तो उसकी निकासी का समाधान करें। हालांकि इतना ही नहीं, स्वास्थ्य महकमे द्वारा भी तमाम जगहों पर टीम गठित की गई है और हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें डेंगू के मरीजों की जांच की जा रही है। इसी को लेकर जनता से भी हम अपील करना चाहेंगे कि प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन का सहयोग करेंगे तो तभी आप डेंगू के खतरे से बच सकते हैं। जन सहभागीदारी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। उधर रुड़की में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों पर रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने कॉलोनी नहीं खरीदने के बोर्ड लगा दिए थे, उन्हें भूमाफियाओं ने कॉलोनियों से उखाड़ फेंका है। और जिन कॉलोनियों में अभी भी इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, उन कॉलोनियों में भी धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन रुड़की विकास प्राधिकरण की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई ना तो कॉलोनियों के स्वामियों पर की गई और ना ही उन कॉलोनी में अवैध निर्माण करने वालों पर कोई कार्रवाई की गई। लेआउट है हमारे रुड़की क्षेत्र में, उस क्षेत्र में हमारे उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो है चेतावनी बोर्ड लगाया जाए ताकि पब्लिक जागरूक रहे और जो अनाधिकृत रूप से भू माफिया हैं और अनाधिकृत रूप से निर्माण कर रहे हैं, विकास कार्य कर रहे हैं, तो उन पर जो है लगाम कसने के लिए जो लगाए गए थे। और कई जगह शिकायतें भी आ रही हैं, उखाड़ दिए, फिर उनको दोबारा से चेक कर रहे हैं। अब हमारी कुछ ही दिनों में एक कार्रवाई बहुत बड़े पैमाने पर हम करने जा रहे हैं, यही कहना चाहूँगा। और इस बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ भी बोर्ड लगाए थे तो कई लोग हमारे पास पब्लिक आ भी रही है जानकारी लेने की कि सर मैं प्लॉट खरीदूँ नहीं खरीदूँ, तो ये अच्छा जनता को मैसेज भी है कि आप ऐसी जगहों पर प्लॉट ना खरीदें जब तक कि HRD से अप्रूव्ड कॉलोनी ना हो। सहयोगी अनिल सैनी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, देखिए, सबसे अहम चीज़ है, जिस तरह भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, ऐसे में प्रशासन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? आखिर क्या ये फिर सवाल बनता है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है तो क्या प्रशासन की मिलीभगत है इन भूमाफियाओं के साथ? बिल्कुल चारुल, बताना चाहूंगा, देखिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में लगातार ही ऐसी बातें सामने आई हैं और इल्जाम लगते हुए आए हैं कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसी को देखते हुए जो भूमाफिया हैं वो आम के बाग हो चाहे कोई वैसे ही जमीन हो, उन पर कॉलोनियां काट रहे हैं। और कॉलोनियों के साथ साथ सबसे बड़ी बात देखने वाली यह है कि जो खुद HRD के द्वारा बोर्ड लगाए गए थे जहां पर उन कॉलोनियों को सीज किया गया था, उन कॉलोनियों में अभी भी लगातार जो निर्माण कार्य है वो लगातार जारी है। इसका मतलब सीधा सीधा हम बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनके साथ मिलीभगत है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो सीज कॉलोनियां हैं उनके बोर्ड को उखाड़ दिया गया हो भूमाफियाओं के द्वारा और साथ ही निर्माण कार्य भी लगातार जारी है। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। उधर लक्सर से खबर है जहां पर स्थानीय बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि सरकार ने सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में विकास के 10 कार्यों को लेकर एक्शन प्लान मांगा है, जिसके तहत उन्होंने भी लक्सर क्षेत्र के 10 विकास कार्य को लेकर प्रस्ताव भेजा है और धामी सरकार इन 10 कार्यों में अपना सहयोग देती है तो ये क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद लाभदायक होगा। रुड़की के एक शहरी क्षेत्र का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सड़क पर भरे नाली के गंदे पानी के बीच से जनाजा ले जाते हुए कुछ लोग नजर आते हैं। वीडियो इस्लाम नगर भारत नगर का बताया जा रहा है। शर्मसार करने वाले इस वीडियो के सामने आने के बाद मीडिया टीम मौके पर पहुंची, हालातों का जायजा लिया तो पता चला कि सड़क पर जल भराव के कारण ये समस्या 1-2 महीनों की नहीं बल्कि सालों से है। यहाँ के लोग सालों से नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं और गंदगी के चलते घर घर में बीमारी अपना घर बना रही है। उत्तराखंड के बीजेपी नेता गाहे बगाहे लैंसडाउन का नाम बदलकर कालों का डांडा रखने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब उनकी ये मांग पूरी होने जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने कैंट तमाम छावनी क्षेत्रों के स्कूल, सड़क और प्रतिष्ठानों के नाम बदलने की अनुमति दे दी है। इस कड़ी में लैंसडाउन का नाम बदलकर कालों का डांडा करने का सुझाव दिया गया। यही इस एरिया का मूल नाम है। आज से 132 साल पहले इस जगह को कालों का डांडा नाम से ही जाना जाता था। तो 132 साल बाद फिर से पुरानी पहचान मिलेगी लैंसडाउन को। पुराने समय में भी इसे कालों का डांडा कहा जाता था। तो लैंसडाउन का नाम बदलने वाला है। तत्कालीन वायसराय के नाम पर रखा गया था लैंसडाउन नाम। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्रालय ने सरकार को इसकी हरी झंडी दे दी है। सड़क, स्कूल और प्रतिष्ठानों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है, यानी लैंसडाउन की तस्वीर अब बदलने वाली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।